लोग अपने स्थान पर बैठकर हमारे सम्माननीय अतिथिगणों के साथ मानसिक पूजन करें। मानस पूजन का भी बड़ा महत्व है। दूध से अभिषेक करके माँ भगवती देवा से जो मांगा जाता है वो मिलता है। ये सब सिद्धियों को देने वाली है और जबलपुर सौभाग्यशाली शहर है। माँ नर्मदा के तट पर बसने का हम सबको सौभाग्य मिला है। आज जब मैं नर्मदा पूजन करने गई तो मैं सोच रही थी कि यहाँ इस नर्मदा मैया से, इस धरती से सदियों से, शायद हजारों सालों से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और क्या है ये आस्था जो हम सबको यहाँ लाती है? हम सब नर्मदा पूजन करते हैं। हमारे दिलों में वही भावना होती है जो भावना सदियों पहले उन लोगों में होती, उनके दिलों में होती होगी जो यहीं पर आके नर्मदा पूजन करते थे। मैं सोच रही थी कि ये जो आस्था होती है धर्म में, इस तरह की आस्था राजनीति में भी होनी चाहिए। इस तरह की आस्था नेताओं के दिलों में पब्लिक के प्रति, जनता के प्रति, देश प्रदेश के प्रति होनी चाहिए। और जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि उनके दिलों में इस तरह की आस्था थी। सब कुछ न्यौछावर करके कभी कभी कुछ लोगों ने अपना जीवन दान दिया, कुछ लोगों ने अपने जितने भी घर थे, सब जितना भी उनके का धन था, सब कुछ दान दिया और हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़े। तो वो तो इसलिए कर पाए क्योंकि उनके दिलों में एक आस्था थी भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की राजनीति में वो आस्था क्यों नहीं है? ये कर्मकांड क्यों बन गया है कि चुनाव के समय आकर घोषणाएं हो जाती हैं, तमाम आपको वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों में जो वादा करता है उसकी खुद की आस्था नहीं है, उसकी खुद का विश्वास नहीं होता, करके चले जाता है। चुनाव हो जाता है, चुनाव जीत भी जाते हैं बड़े बड़े वादे करके, घोषणाएं करके, लेकिन उसके बाद उनको पूरा करने की कोई कोशिश नहीं होती। यहाँ आज महाकौशल की पावन और क्रांतिकारी धरती पर खड़े होकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। इस धरती ने क्रांति दूत शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी जैसे महापुरुष इस देश को दिए। आदि विद्रोही टांट्या भील जी जैसे क्रांतिकारी पैदा किया। इस धरती ने पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी, सेठ गोविंद दास जी जैसे महापुरुष हमें दिए। इस धरती को, जैसे आपने कहा, संस्कार धानी कहा जाता है। यहां ऐसी महिलाएं पैदा हुई जो सत्य के लिए लड़ी, क्रांतिकारी थीं और जिन्होंने इस धरती को और भी गर्वित किया। रानी दुर्गावती जी, रानी अहिल्याबाई, अवंतीबाई लोधी जी,
ये उन्हीं की धरती है। आज मेरी बहनें इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आई हैं, तो हम सब उनका आशीर्वाद मांगते हैं। और इस धरती ने देश भर में आदिवासी संस्कृति का झंडा बुलंद किया, इसीलिए आज यहाँ खड़े होकर हम आराध्य बड़ादेव जी को प्रणाम करते हैं और उनका भी आशीर्वाद मांगते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सिर्फ भारत का केंद्र नहीं है, भारत का दिल है, भारत की जान है। ये जो संस्कार धानी धरती है आपकी कहलाती जाती है, इसने साहित्य, संस्कृति और हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, इसने हमारे देश को दिए हैं। इन्हीं संस्कारों के आधार पर हमारा संविधान बना और ये जो आधुनिक भारत है, इन्हीं संस्कारों के आधार पर आगे बढ़ा। व्यापम घोटाला, शिक्षक पात्रा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण का घोटाला, कितने सारे घोटाले हैं। इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली, उससे लंबी तो ये लिस्ट है। नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा, खनन करा रहे हैं वहां। महाकाल के कॉरिडोर को नहीं छोड़ा। एक पुजारी जी है महाकाल के, मेरा उनसे संपर्क है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि तेज हवा चल रही है, औरतें इन्होंने बनाई है, सारी गिर रही हैं, क्योंकि उसमें भी घोटाला किया, उसमें भी किसी ने पैसे खाए हैं। तो कहाँ रुकेंगे ये लोग? और जो आपकी संस्कृति है, जो यहाँ के संस्कार हैं, उनका आप याद कब दिलाएंगे नेताओं को? ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं इन्होंने। तकरीबन हर महीने एक नया घोटाला कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आपकी सुनवाई करती है। जहां जहां हमारी सरकारें हैं, आप खुद देखिए और खुद आकलन करिए कि जो कहा है वो किया है कि नहीं। अभी अभी कर्नाटका में सरकार बनी है, 5 गारंटी दिए थे, 5 के 5 गारंटी कैबिनेट में पास हुए हैं। राजस्थान में पुराना पेंशन लागू है। तमाम ऐसी स्कीमें हैं जिनका वादा चुनाव में किया था, आज लागू हो रही हैं। यहाँ बगल में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किसानों को धान का दाम मिल रहा है पूरे देश भर में। छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन लागू है। आप हिमाचल को देखिए, जो वादे किए वो पूरे करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं आग्रह करती हूं कि आप जागरूक बनिए और जो सच्चाई है उसको पहचानिए। आपके सामने जो हो रहा है, आप जीवन में जो संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष बढ़ रहा है, इसको समझिए। और ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी की सरकारें अपने प्रदेशों में क्या कर रही हैं, और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आई थी, जिससे पहले कि भाजपा ने उसको गिराकर ये सरकार बनाई, तब उन्हीं 1.5 सालों में कितना काम किया गया। 27 लाख किसानों का 11,600 करोड़ कर्ज माफ किया उन 1.5 सालों में। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 300 रुपए से 600 रुपए तक बढ़ाया गया था। 1 करोड़ परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली योजना का फायदा हुआ था। 1000 गौशालाओं का निर्माण हुआ था। आदिवासियों के लिए 12,000 बर्तन बैंक बनाए गए थे। ये सब काम 1.5 साल में कांग्रेस की सरकार ने किया, और आज भी ऐसे ही काम कांग्रेस की सरकारें जहां जहां उनकी सरकार है वहां पे कर रही हैं। तो बहनों और भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी।
जो हम 100% लागू करेंगे। ये मेरा वादा है आपको। यही वादा मैंने कर्नाटका में किया, यही वादा कर्नाटका के नेताओं ने किया, राहुल गांधी जी ने किया और कर्नाटका की सरकार बनते ही उस कैबिनेट ने पास किया हुआ है। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन लें, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। आज जब मैं नर्मदा पूजन करने गई तो मैं सोच रही थी कि यहां इस नर्मदा मैया से, इस धरती से सदियों से, शायद हजारों सालों से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और क्या है ये आस्था जो हम सबको यहां लाती है? हम सब नर्मदा पूजन करते हैं, हमारे दिलों में वही भावना होती है जो भावना सदियों पहले उन लोगों में होती, उनके दिलों में होती होगी जो यहीं पर आके नर्मदा पूजन करते थे। मैं सोच रही थी कि ये जो आस्था होती है धर्म में, इस तरह की आस्था राजनीति में भी होनी चाहिए। इस तरह की आस्था नेताओं के दिलों में पब्लिक के प्रति, जनता के प्रति, देश प्रदेश के प्रति होनी चाहिए। और जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि उनके दिलों में इस तरह की आस्था थी। सब कुछ न्यौछावर करके, कभी कभी अपना, कुछ लोगों ने अपना जीवन दान दिया, कुछ लोगों ने अपने जितने भी घर थे, सब जितना भी उनके का धन था, सब कुछ दान दिया और हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़े। तो वो तो यही इसलिए कर पाए क्योंकि उनके दिलों में एक आस्था थी भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की राजनीति में वो आस्था क्यों नहीं है? ये कर्मकांड क्यों बन गया है कि चुनाव के समय आकर घोषणाएं हो जाती हैं, तमाम आपको वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों में जो वादा करता है उसकी खुद की आस्था नहीं है, उसकी खुद का विश्वास नहीं होता, करके चले जाता है। चुनाव हो जाता है, चुनाव जीत भी जाते हैं बड़े बड़े वादे करके, घोषणाएं करके, लेकिन उसके बाद उनको पूरा करने की कोई कोशिश नहीं होती। धर्म विचार का विषय है, आचार का विषय है, धर्म प्रचार का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो इसे प्रचार का विषय बनाती है ये प्रचार का विषय नहीं है, राजनीतिक मंच में रहती है। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं।
ये सबसे बड़ी बात है। 15 साल बाद दिसंबर 2020 में आपने कांग्रेस की सरकार चुनी। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे। कैसा प्रदेश उन्होंने मैं सौंपा? प्रियंका जी, ऐसा प्रदेश सौंपा जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार पर नंबर 1, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा। कौन सी चुनौती नहीं थी हमारे सामने? 15 महीने हमारी सरकार चली, सौदेबाजी से उन्होंने हमारी सरकार गिराई। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं बनाना चाहता था। मैंने कहा मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैं सौदा नहीं करूंगा। और शिवराज सिंह जी ने पिछले 3 सालों में हमें दिया क्या? मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, शिवराज सिंह आपने दिया क्या? आपने महंगाई दी, आपने बेरोजगारी दी, आपने कोरोना की मौत दी, भर्ती घोटाले दिए, माफिया राज दिया, बलात्कार दिया, और एक और बात दी, घर घर में शराब दी शिवराज सिंह जी ने। ये शिवराज सिंह जी की उपलब्धि है। मैं शिवराज सिंह से मुकाबला नहीं कर सकता। मैं उनके नाचने से मुकाबला नहीं कर सकता। मैं उन्हें हरा नहीं सकता नाचने में। मैं शिवराज सिंह जी को गाने में नहीं हरा सकता। मैं शिवराज सिंह को कलाकारी में नहीं हरा सकता। मैं शिवराज सिंह को घोषणाओं में नहीं हरा सकता, पर मैं हरा सकता हूं उन्हें सच्चाई में। मैं हरा सकता हूं। ये शिवराज सिंह जी की आज मैं चुनौती देता हूं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ये चुनाव किसी उम्मीदवार का केवल नहीं है, किसी पार्टी का केवल नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। मध्य प्रदेश का भविष्य के चुनाव है, और आपको तय करना है आप कैसा प्रदेश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। मैं नौजवानों को देख रहा हूं, इतने सारे नौजवानों को देख रहा हूं यहां। आज ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आज का बेरोजगार नौजवान, इसकी अपनी सोच है। आज का नौजवान ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। 3 तारीख को मई के महीने में हिंसा शुरू हुई, और उसके बाद 24 घंटे के भीतर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेघचंद्र सिंह, हमारे विधायक दल के नेता इबोबी सिंह, जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, माननीय राज्यपाल से मिलते हैं और अनुरोध करते हैं कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। ये ज्ञापन वहां पर 4 तारीख को हमारा प्रतिनिधि मंडल वहां पर माननीय राज्यपाल को देते हैं। 9 और 10 मई को भक्तचरण दास एआईसीसी से मणिपुर के प्रभारी वहां पर पहुंचते हैं, सभी संबंधितों से बात करते हैं, स्थिति का जायजा लेते हैं, और कांग्रेस पार्टी से हर तरह की मदद, सहयोग सरकार को स्थिति सामान्य बनाने में देंगे, इस तरह का वहां पर वादा करते हैं, और स्थिति सरकार जल्द से जल्द काबू पर लाए, इसका अनुरोध करते हैं। 17 मई को माननीय कांग्रेस अध्यक्ष एक एआईसीसी के प्रतिनिधि मंडल की नियुक्ति करते, जिसमें मैं शामिल था, भक्तचरण दास, अजय कुमार और सुदीप रॉय बर्मन त्रिपुरा से,
17 तारीख को ये प्रतिनिधिमंडल की घोषणा होती है। 18 तारीख को ही सुबह हम इम्फाल पहुंचते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे ही हमें कह दिया जाता है कि जहां पर हिंसा हुई है, जहां पर रिलीफ कैंप्स शुरू है, वहां पर जाने की हमको इजाजत नहीं दी जाती। हम वहीं इम्फाल से किसी से जैसे हो वैसे संपर्क करते और स्थिति को समझने की कोशिश करके हम बाद में आकर माननीय कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। 30 मई को माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अध्यक्षता में ये एक ज्ञापन लेकर हम माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से मिलते हैं, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी है। स्थिति कितनी गंभीर है इसे देखकर हमने राज्यपाल महोदया के समक्ष और राष्ट्रपति महोदया के समक्ष भी हमने हमारी चिंताएं वहां पर उनके समक्ष रखने की कोशिश करी। लगातार विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम अपनी चिंताएं और हम अपनी मांगे इस संदर्भ में करते रहे हैं। अब स्थिति क्या है? अब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 119 लोग 3 मई से लेकर तो अब तक के मारे गए, कुछ लापता है। करीब करीब 50,000 लोग 350 रिलीफ कैंप्स में वहां पर है। ये सरकारी आंकड़े हैं। हमारा अनुमान तो करीब 1 लाख से ऊपर लोग विस्थापित हुए हैं। कोई उत्तर पूर्वी राज्यों में, कोई बंगाल तक पहुंचे, कोई यहां दिल्ली तक आए हैं। वहां पर सरकारी अधिकारी अगर किसी एक समाज का इम्फाल में रहता है तो वो पहाड़ों में नहीं जा सकता और पहाड़ का कोई अधिकारी या कर्मचारी ये इम्फाल में नहीं आ सकता। इस तरह की स्थिति है। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। नेशनल हाईवे 2 एक सिलचर से आता है, दूसरा दीमापुर से आता है, उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हर हफ्ते उत्तर पूर्वी राज्यों में केंद्र सरकार की ओर से कोई ना कोई मंत्री किसी ना किसी काम के सिलसिले में वहां पर जाते थे, लेकिन जब ये घटना 3 मई को हुई उसके बाद कोई मंत्री वहां पर नहीं गया। जब होम मिनिस्टर अमित शाह जी वहां जाते हैं, 25 दिन का समय वो लगाते हैं वहां पर पहुंचने में, और अभी करीब 44 दिन होते हैं हिंसा शुरू होने पर। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री क्यों चुप है? जबान उनकी मणिपुर के स्थिति को लेकर क्यों नहीं उनकी जबान से कोई बात सामने आती? ये एक बड़ी परेशानी हमारे सामने है। हम ये समझते हैं कि राष्ट्र के सामने, ये सिर्फ मणिपुर के लिए और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए नहीं, ये पूरे मुल्क के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है और जितने जल्दी इसका कोई हल ढूंढकर हम निकालेंगे उतना बेहतर होगा। आप कल्पना कीजिए सरकार केंद्र की कितनी गंभीर है। 25 दिन तो लगते हैं होम मिनिस्टर को जाने के लिए और 42 दिन लगते हैं पीस कमेटी बनाने के लिए। कितने लोगों की मौत हो जिसको लेकर सरकार पीस कमेटी बनाए, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। ये कुछ प्रमुख बिंदुओं पर मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता था। रिलीफ कैंप्स में एसेंशियल कमोडिटीज उपलब्ध नहीं है। वहां पर लोगों को अनाज, दाल, चावल, सब्जी नहीं मिल रही पर्याप्त मात्रा में। जहां पर भी मिलती है उसकी कीमतें आसमान छूने लग गई है। तो इस तरह की परिस्थितियां हैं। हम फिर एक बार सरकार से कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ ये स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सरकार को हर तरह की सहयोग देने की पक्षधर है। हम पूरा सहयोग देंगे, लेकिन सरकार को जागना होगा। ये बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है कि वो गंभीरता हमें सरकार में नहीं दी। बार बार हम मांग कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पे जाएं, कुछ बोलें। केवल हम मांग नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम कुछ
रचनात्मक काम भी कर रहे हैं। दोनों हिल और वैली में, दोनों जगह के, हिल के और वैली के इंसान के जीवन हमारे लिए मतलब रखता है। उनसे हम जुड़े हैं, हर जाति और वर्ण के लोगों से। दो कम्युनिटी के बीच में फाइट है, हम सबसे जुड़े हैं और लगातार हम निरंतर सबसे बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने रिलीफ का भी कुछ व्यवस्था एआईसीसी की तरफ से हिल में और वैली में करने का प्रयास किए हैं। लेकिन इतना भारी संख्या में अनाज का शॉर्टेज वहां हो चुका है और नेशनल हाईवे बंद होने के कारण, लोग सड़क पर रहने के कारण वहां लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। इसलिए भी लोग इधर उधर बहुत पलायन कर रहे हैं। कमाई के चक्कर में, जॉब के चक्कर में कुछ मिल नहीं रहा है, उनके पास आर्थिक संबल टूट चुके हैं। लोग, दोनों तरफ के लोगों का आर्थिक संबल टूट चुका है, हिल के और वैली, और दोनों अपना रोजी रोटी और बाल बच्चों को बचाना और पालने के चक्कर में पलायन कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग वहां से पलायन कर चुके हैं। आपके सामने बात रखा गया है, शांति की पहल दिखता नहीं है। कि सरकार होम मिनिस्टर जाने के बाद और यहां से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि नहीं, जो दिखा रहे हैं कि हम शांति की बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद क्यों नहीं हो पा रहा है शांति की बहाल? पीस क्यों निश्चित नहीं हो पा रहा है? इसका कारण क्या है? क्या सरकारी तंत्र इतना कमजोर है जो सरकार जनता के बीच जाके दोनों तरफ से बात करके एक डेमोक्रेटिक पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने पहले भी कहा था कि डेमोक्रेटिक पहल किया जाए। सरकार की ओर से डेमोक्रेटिक पहल नहीं है और प्रशासनिक पहल भी बहुत कमजोरी है, क्योंकि वहां का स्थानीय प्रशासन ही इन्वॉल्व है। प्रशासन अगर वहां सजाग होता तो ऐसा घटना नहीं घटती। वहां स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार उस पर मोहर लगा रहे हैं। ये विडंबना की स्थिति है। अगर सरकार कुछ नहीं कर सकता है तो क्यों नहीं लोकतंत्र को सम्मान और आदर करके लोकसभा के और राज्यसभा के एक सभी पार्टी के एक टीम भेजा जाए? क्या एक लोकतंत्र में बहुत अच्छा पहल होता? ऑल पार्टी का एक डेलीगेशन भेजा जा सकता है कि डेमोक्रेटिक पहल किया जाए वहां पर। मैं सम्मान और आदर के साथ कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत सीरियसली इस बात को लिया है जब हम लोग मिले, और उसका असर वहां पे थोड़ा बहुत हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं जा रहे हैं तो कौन जाएगा? कौन है? सत्ता किसके हाथ में है? तो हम निवेदन करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ऐसी स्थिति में महामहिम राष्ट्रपति भी मानवता का हृदय को लेकर वहां पर पहुंच जाए तो हो सकता है शांति बहाल हो जाए। यह सच है कि सरकार कटघरे में है, जनता के दिमाग में, दोनों तरफ। हिल की जनता को भी सरकार को गुनहगार समझ रहे हैं और वैली की जनता भी सरकार को गुनहगार समझ रहे हैं। हमारी प्रधानमंत्री जी से, सरकार से 2 ही मांगे हैं। आपने सुना है पिछले 30-35 दिनों में मणिपुर में जो कुछ हुआ है, आपको जानकारी है। हमारी अब 2 ही मांगे हैं। पहली मांग ये है कि 100 मन की बात हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने 100 मन की बात कही है, पर एक बार मणिपुर की बात भी बोल रहे हैं। ये वक्त आ गया है मणिपुर पर प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ने के लिए, और प्रधानमंत्री की ओर से सद्भावना का संदेशा जाए मणिपुर के अलग अलग समुदायों को कि सरकार की ओर से हर प्रयास किया जा रहा है अमन और शांति और सद्भावना वापस लाने में। दूसरी मांग यह है, गृहमंत्री तो गए हैं, एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजना चाहिए। ऐसे तो कांग्रेस पार्टी
की एक समिति गई है, पर ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का मसला नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय पीड़ा है, राष्ट्रीय दर्द है। और मणिपुर की जनता को इसे अवगत कराने के लिए एक ही रास्ता है, एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल। तो हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि जल्द से जल्द एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल मणिपुर जाए, मणिपुर की जनता को भी तसल्ली होगी कि उनकी दर्द और पीड़ा एक राष्ट्रीय मुद्दा है, और जो सद्भावना वापस लौटाने के लिए जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में इसका एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा।